हेलो बच्चों, चैप्टर 1 क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 2। ओके, आज हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ पर। आज का जो हमारा पूरा वीडियो है वो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड होगा। कैसे दो चार्जेस, हमने देखा भी है कि दो जो चार्ज कहीं पर हो तो उनके बीच फोर्स अप्लाई होता है। अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है, रिपल्सन फोर्स हो सकता है ना। आपको पता ही होगा क्योंकि दो सेम लाइक चार्ज हैं तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। और अपोजिट चार्जेस हैं तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन या आकर्षण होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। इसके बाद हम दो चार्जेस को देखेंगे। फिर बहुत सारे चार्जेस मान लो आसपास हो गए तो वहाँ पर फोर्स का क्या चेंजेस आएगा उसमें, इसको भी देखेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, है ना बच्चों। ये वीडियो आपको सारे क्लास में आपके जैसे आपका बोर्ड क्लास में तो काम आएगा ही, काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके अलावा इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, वो आपके नेट या आईआईटी या और अदर कंपटीशन एग्जाम वो सबके लिए भी फायदेमंद है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपके जो कॉन्सेप्ट में डाउट होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बहुत ही सुंदर सा टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। इसको कूलम्ब्स चार्ज ऑगस्टिन कूलम्ब्स नामक साइंटिस्ट ने दिया था, तो उनके नाम पर इसको कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो दो चार्ज हम लेंगे, ये दोनों चार्ज यहाँ पर कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए और स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज का मतलब है चार्ज रेस्ट में होना चाहिए, स्थिर। पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटा साइज का जो ऑब्जेक्ट है, जैसे दो ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, दोनों किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, चार्ज, इसमें चार्ज है, इसमें भी चार्ज, सपोज ऐसा। तो टू ऑब्जेक्ट कैसा, चार्ज है, उसमें चार्ज है, उनका जो साइज है उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर वेरी स्मॉल है, नेग्लिजिबल, बहुत कम, तो वो क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट का साइज उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत कम हो तो ये पॉइंट चार्ज होता है। आप लोग को याद होगा क्लास 11 में हमने देखा था पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां पर हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। तो चार्ज किस में होता है, किसी ऑब्जेक्ट में ही होता है। ठीक है, वहां पर हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात की थी। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज है उसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसको क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ वो पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है। और स्टैटिक चार्ज, जो चार्ज स्टेट अवस्था में, रेस्ट में, उस पर वो अप्लाई होगा। मूविंग चार्ज पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो चार्ज हमने लिया, Q1 Q2। अब इनके बीच क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। तो उस फोर्स है ना, जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 है ना। सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब फर्स्ट पार्ट इसका यही कूलम्ब्स लॉ का कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। मतलब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण, केवल चिन्ह नहीं लेना है इनका, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं लेना है, तो उनके मल्टीप्लाई है ना, Q1 गुना Q2, A प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2, इसके प्रोपोर्शनल। जो सेकंड पार्ट है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन देम, है ना, स्क्वायर ऑफ। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, तो क्या हो जाएगा, 1/r²। ये दो पार्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the multiplication of magnitude of charges and inversely proportional to the
स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 और ऐसा इन दोनों के एक साथ कंबाइन करके हम लिख दें तो ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, कांस्टेंट के यहाँ पर स्मॉल के लेकर चल रहे हैं, Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा ये आर स्क्वायर। क्लियर है ना, K इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट है और ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड सिस्टम। मतलब दोनों चार्ज के बीच में क्या माध्यम या क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, और साथ साथ हम कौन से सिस्टम में ले रहे हैं, एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम, उसमें उसके वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी को थोड़ा सा और हम आगे सिंप्लीफाई करें, है ना, फॉर इन SI system. Okay, in SI system for air or vacuum, SI system की बात कर रहे हैं, इनके बीच का जो मीडियम है उस मीडियम में कुछ नहीं है। एयर, वैक्यूम की बात करें मतलब नथिंग, वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं, या मान लो एयर हो सकता है, तो उस केस में एक कांस्टेंट K का वैल्यू ये होगा 1/4 एप्सिलॉन 0। ठीक है, K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट आप रीड कर सकते हैं। यहां पर एप्सिलॉन 0 ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, है ना, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं वायु या निर्वात की। ओके, मतलब वैक्यूम या एयर का, इसका वैल्यू यहां पर होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, और K इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0, और इसका पूरा जो न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है 10 इंटू, है ना, 9 इंटू 10⁻9, है ना, इसको नंबर में रखें K के वैल्यू को तो 9 इंटू 10⁻9, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इतना न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन। या F इक्वल टू और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 पुट करेंगे, बाकी Q1 Q2 वैल्यू क्या है, R का वैल्यू क्या है, वो तो हम आगे पुट करेंगे ही। ठीक है, तो ये है ना, तो ये कौन से सिस्टम में हुआ है, यहाँ पर एसआई सिस्टम में, किसके लिए, वैक्यूम या फिर एयर के लिए। अब इसको हम एसआई सिस्टम में ही ले रहे हैं फॉर अदर मीडियम, मतलब एयर या वैक्यूम को छोड़कर कुछ और एक्स्ट्रा होगा तो उस समय कांस्टेंट K का वैल्यू क्या हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन। मतलब वहां पर एप्सिलॉन ना आकर एप्सिलॉन 0 नहीं होगा, एप्सिलॉन 0 किस में होगा, वैक्यूम या एयर में, कोई अदर मीडियम हो गया, दोनों चार्जेस के बीच में कोई अदर मीडियम, कोई और डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम और एयर को छोड़कर कोई भी मीडियम हो सकता है, पेपर हो सकता है, लिक्विड कोई हो सकता है, या और कोई अदर थिंग्स वहां पर हो सकता है दोनों चार्जेस के बीच में। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 के बदले आपको एप्सिलॉन रखना है। क्लियर है, तो यहां पर जो एप्सिलॉन है ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, दोनों एक जैसा ही है। ये किसके लिए था, वैक्यूम के लिए था, ये मीडियम, जो मीडियम वहां पर रखा गया है उसके लिए है।
क्लियर है? तो ये इसको पुट करेंगे तो ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और यहां पर एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वो एप्सिलॉन 0 K होता है। ये K यहां पर जो ले रहे हैं कैपिटल K, या इसको ऐसा भी लेते हैं, ऐसा K एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 K या एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, मतलब K या एप्सिलॉन आर ये एक ही है ना। इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इंग्लिश नाम ही है इसका, हिंदी में भी नाम इंग्लिश में वही है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या हिंदी में परावैद्युतांक कहा जाता है ना। या इसको क्या कहते हैं, यहां पर जो R लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। 3 परमिटिविटी हो गया, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन। यदि उसमें R लिखा हुआ है तो रिलेटिव होगा, और R नहीं लिखा है तो क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। ठीक है, और रिलेटिव किसके लिए होगा, मीडियम के लिए। केवल 0 लिखा हुआ है, नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो वो किसके लिए होगा, वैक्यूम के लिए होगा, बाकी मीडियम के लिए होगा। आप ऐसे याद रखना। ठीक है, तो यहां से F इक्वल टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के, ऐसा करके, तो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर है ना। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर है? ये कब होगा, अदर मीडियम में। ठीक है, तो ये सब। अब हम सीजीएस सिस्टम की बात करें। सीजीएस सिस्टम में भी हम दोनों में देखेंगे। सीजीएस सिस्टम फॉर एयर और वैक्यूम है ना। वायु निर्वात के लिए क्या होगा, जो कांस्टेंट के, हमारा जो मेन फार्मूला क्या था, मेन फार्मूला F इक्वल टू क्या था, स्मॉल के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ध्यान रखना, हम कांस्टेंट जो गॉस कूलम्ब्स लॉ में जो कांस्टेंट लेते हैं वो स्मॉल के लेते हैं, बाकी यहाँ पर जो कैपिटल के आ रहा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। तो फॉर एयर और वैक्यूम है ना, किसमें, सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट K का वैल्यू हो जाता है 1, तो F इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, इतना क्या आ जाएगा, डाइन आ जाएगा। ठीक है, और फॉर अदर, कोई अदर मीडियम रख दें इनके बीच में, तो उस केस में क्या आएगा, कांस्टेंट K का वैल्यू 1 अपान कैपिटल K है ना, 1 अपान कैपिटल K। तो यहां से F इक्वल टू 1 अपान है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं Q1 Q2, और नीचे क्या आ जाएगा 1 अपान K, मतलब K आर स्क्वायर, इतना डाइन। ऐसा है सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन, तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा या फिर ऐसा। ये 2 फार्मूले है ना, एयर या वैक्यूम के लिए और किसी अदर मीडियम। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, इसमें कैपिटल क्या आएगा, इसमें नहीं आएगा, बाकी Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर तो रहना ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में क्या क्या होगा। एयर और वैक्यूम है तो क्या होगा, कोई अदर मीडियम है तो क्या चेंजेस आएगा। क्लियर है? इसमें हम यूनिट चार्ज देखेंगे है ना। इन एसआई सिस्टम हमारे पास जो फार्मूला आया था F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने निकाला था, इतना क्या था, न्यूटन। तो इसमें क्या करते हैं, ये एसआई सिस्टम में आया था अभी, तो F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ ऐसा, तो पुट F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू, Q रखते हैं, दोनों का वैल्यू सेम, मतलब Q1 को भी Q रखेंगे, Q2 को Q, R इक्वल टू 1 मीटर। तो इसमें से क्या हो जाएगा, F के बदले में रखेंगे 9 इंटू 10⁹ रख दो, इधर भी सेम वैल्यू है, ये Q है, ये भी Q है, ये R का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा,
1 का स्क्वायर क्या होगा, सब जानते हैं। अब क्या करेंगे, बोथ साइड वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा 1, इधर q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, नीचे यहाँ पर 1, मतलब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से q का वैल्यू फाइंड करेंगे तो q इक्वल टू प्लस माइनस 1, ऐसा q इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो जब q या चार्ज का वैल्यू 1 आया, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, तो वो यूनिट चार्ज होता है ना। प्लस 1 होगा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस यूनिट चार्ज के डिफिनेशन, इसको पाने के लिए हमने क्या क्या किया, f का वैल्यू इतना रखा, q का वैल्यू इतना रखा, r का वैल्यू इतना। q का वैल्यू इतना है मतलब दोनों चार्ज क्या हो जाएगा यहां पर, लाइक चार्ज। और दोनों लाइक चार्ज कितने डिस्टेंस पर है, 1 मीटर। और किसमें, एयर या वैक्यूम में। तो उनके बीच का फोर्स होगा, फोर्स कौन सा हो जाएगा, दोनों लाइक चार्ज है तो, ठीक है, ऐसा रिपल्सन। तो यहां से हम यूनिट चार्ज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो लाइक चार्ज एयर या वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर हो और 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स से रिपल करे, तो वो चार्ज क्या होंगे, यूनिट चार्ज होंगे, ठीक है। मतलब दो लाइक चार्ज एयर या वैक्यूम में 1 मीटर डिस्टेंस पर है और एक दूसरे को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स से क्या करते हैं, रिपल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, तो उनमें से प्रत्येक को क्या कहेंगे हम, यूनिट चार्ज कहेंगे। क्लियर है ना। इसको आप सीजीएस सिस्टम में भी ले सकते हो। सीजीएस सिस्टम के लिए आपको यहाँ पर F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पर 9 इंटू 10⁹ था, इसलिए F का वैल्यू हमने इतना रखा है। यहाँ पर कुछ नहीं, सामने 1 है तो F का वैल्यू 1 रख देना, 1 9, बाकी इसको 1, इसको भी Q, इसको भी Q, इसको R, इसको 1 सेंटीमीटर रखना। किसमें, सीजीएस सिस्टम में, तो वहां पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये यूनिट चार्ज का डिफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। हम इसी में आगे देखेंगे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, है ना। कूलम्स लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो लगभग क्लियर हो गया है ना। F इक्वल टू क्या फार्मूला आएगा, फोर्स क्या होगा, 2, है ना। तो यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लेंगे, है ना। यहां पर भी हम 2 चार्ज ही लेंगे, Q1, सेकंड चार्ज यहां पर Q2, इनके बीच का डिस्टेंस यहां पर हम R। तो वेक्टर फॉर्म में लेने के लिए यहां पर 2 केस लेंगे। फर्स्ट Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और सेकंड लेंगे हम Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। Q1 ग्रेटर देन Q2, है ना। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लाई है वो 0 से ग्रेटर देन है। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई 0 से ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव। ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा तो पॉजिटिव आएगा, ये माइनस में होगा, दोनों माइनस में होगा तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब ये लाइक चार्ज है, एक जैसे चार्ज है, सजातीय आवेश जिसको कहते हैं। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप देखेंगे। तो क्या होगा, लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। मतलब ये इस पर फोर्स कैसे लगाएगा, इधर F21 फर्स्ट के द्वारा सेकंड पर अप्लाई किया गया, पहले के द्वारा दूसरे पर लगाया गया फोर्स या बल, ठीक है। इस पर जो फोर्स मतलब रिपल कर रहा है ना एक दूसरे पर, ऐसे। क्लियर है। तो ये ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा इस पर, इसका F12 दूसरे के द्वारा पहले पर, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय सेकंड टू फर्स्ट, है ना, दूसरे के द्वारा पहले पर, ये ऐसा F12 F21। हम इसमें एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। सपोज एक यूनिट वेक्टर R12 है, ऐसे। किस डायरेक्शन में है ये, ऐसे, पहले से दूसरे की ओर। मतलब एक यूनिट वेक्टर हम R12 ले रहे हैं Q1 से Q2 के डायरेक्शन में, इसके अपोजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। तो इस केस में F12 की बात करें, F12, है ना, ध्यान से समझना है इसको।
F12 की बात करेंगे, इसका वैल्यू फार्मूला तो वही है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। फोर्स का फार्मूला जो कूलम्ब्स लॉ से हमने निकाला हुआ है वही फार्मूला होगा ऐसा, पर इसमें क्या चेंज आएगा, एक यूनिट वेक्टर हमको लगाना है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये जो फोर्स है वो इसके डायरेक्शन में है, इसके डायरेक्शन में तो डायरेक्ट इसी को रखते हैं, पर इसके अपोजिट है, ये ऐसे है और ये ऐसा है, तो यहां पर क्या रख देंगे हम, इसके अपोजिट, मतलब 2 1, ये 1 2 था, इसके अपोजिट क्या होगा 2 1 होगा। या F21 की बात करें इसको, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 2 का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में ऐसे, ये फोर्स का डायरेक्शन और ये इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्ट हम 1 2 लगा देते हैं, मतलब ये यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर लगाने से क्या हो जाता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है या परिमाण है वैसे ही रहता है, केवल डायरेक्शन प्लस होता है ना। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है 1। यहां पर जो R21 की बात करें इसका वैल्यू क्या होगा 1, या R12 की बात करें इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, है ना। यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन होता है, किसी के साथ वो अटैच हो जाए तो उसमें डायरेक्शन आ जाता है। तो यहां पर भी हमने वेक्टर फॉर्म के लिए क्या चाहिए, उसमें डायरेक्शन दिखाना है, तो F इसके साथ अटैच किए, इसके साथ, पर इसका जो डायरेक्शन है इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, इसका डायरेक्शन इसका डायरेक्शन। अब यहां पर जो R21 इक्वल टू R12 होगा, पर माइनस में, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में R21 इक्वल टू माइनस R12, ये ऐसे है तो एक ऐसे है, तो इसके कारण से F12 इक्वल टू माइनस F21 है ना। F12 इक्वल टू माइनस F21 ये भी होगा, मतलब दोनों फोर्स इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव साइन यहां पर क्या शो करता है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो, क्या कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्कुल एकदम क्लियर क्या कर लेना है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है, पर अपोजिट। इस केस में लेंगे, चलो इस केस में देखते हैं अब क्या होगा, है ना। इसको हम इस केस में लें, यहां पर दोनों चार्ज क्या है Q1 Q2 लेस देन 0, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर लेस देन 0, मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, मतलब Q1 पॉजिटिव तो Q2 नेगेटिव, मतलब दोनों चार्ज यहां पर अपोजिट टाइप के हैं। तो दोनों चार्ज अपोजिट टाइप के होंगे तो वहां पर क्या करेंगे, अट्रैक्शन, उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स ऐसे, मतलब ये F12 ये F21 है ना, ये फोर्स जो दूसरे के द्वारा पहले पर लग रहा है इस तरफ, ये फोर्स जो पहले के द्वारा दूसरे पर लग रहा है इस तरफ, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसको इधर लिख रहा हूं यहां पर, ये तो इसके लिए था। अब यहां पर डायरेक्ट जैसे ले लूं मैं F12 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इसमें यूनिट वेक्टर हमको लगाना है, आप ही लोग बताओ कौन सा डायरेक्शन में होगा। इस फोर्स का डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में है, तो ये 1 2, F21 लिखेंगे तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये चेंज हो जाएगा 2 1। क्लियर है, यहां पर भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो F12 इक्वल टू माइनस F21। ये किसके जैसा है, क्लास 11 में ऐसा कोई लॉ आप लोग स्टडी किए हैं क्या, पढ़े हैं कि क्लास 11 में ऐसा कुछ तो याद आ रहा होगा, याद करो, क्लास 11 में कुछ तो ऐसा था, मुझे याद आ रहा है, मतलब आप लोग को भी याद आना चाहिए। तो ये चलो बता, आप लोग को याद आ गया शायद, तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है
तो पूरा क्लियर हो गया। कूलॉम्स लॉ क्या होगा, फोर्सेस जो अप्लाई होगा उनके बीच का क्या फार्मूला होगा, सिस्टम में अलग अलग सिस्टम में क्या होगा, अलग अलग मीडियम में क्या होगा। तो ये सब कूलॉम्स लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर है ना। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लिमिट्स। एक तो ये पॉइंट चार्ज पर अप्लाई होते हैं, स्टैटिक चार्ज होना चाहिए उस पर अप्लाई होगा, जो मूविंग चार्ज है उस पर अप्लाई नहीं होगा, है ना। मूविंग चार्ज पर कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, और वेरी लार्ज डिस्टेंस है वहां पर अप्लाई नहीं होगा, है ना। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है तो वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। और वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मतलब लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, वहां पर भी ये थोड़ा एप्लीकेबल नहीं होता है। एक्चुअली यहां पर 10⁻⁻15 मीटर से लेस देन है डिस्टेंस, तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव हो जाता है, तो वहां पर कूलम्स फोर्स है वो, है ना। कूलम्स लॉ में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको कूलम्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं ना, स्थिर विद्युत बल, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स या नाभिकीय बल है ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर, तो ये थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं रहता। तो ये इसके लिमिटेशंस भी आप लोग ध्यान रखें। इसके साथ साथ है ना, ये जो फोर्स है वो दोनों चार्ज के सेंटर से, है ना, जैसे ये इनके सेंटर से गुजरता है, जो फोर्स का डायरेक्शन या फोर्स है वो सेंटर, मतलब दोनों फोर्स को, जो फोर्स है वो उनको मिलाने वाली जो लाइन है जो ज्वाइन करता है दोनों को, उनके सेंटर से गुजरता है, तो ये ऐसा फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होता है ना, केंद्रीय बल कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ये जो फोर्स ये सब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये सेंट्रल फोर्स होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे। यहां पर हमने देखा दो चार्ज बस था, दो से ज्यादा चार्ज मान लो होगा तो क्या होगा, यहां पर मान लो सपोज ये एक चार्ज यहां पर है Q1, यहां पर Q2, यहां पर Q3। मान लो हम इन दोनों के लिए देखते हैं, इनके बीच का सेपरेशन है पर R12, ये R13। तो ये इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा मान लो ऐसा F12 इस डायरेक्शन में, ये इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है ऐसे F13, मतलब 3 के द्वारा फर्स्ट पर, सेकंड के द्वारा फर्स्ट पर, मतलब दोनों आवेश जो यहां पर हमने लिया हुआ है वो इस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो इस Q1 चार्ज पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैसे होगा, ये रिजल्टेंट होगा F1। ठीक है, F1 क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो F1 का वैल्यू क्या होगा, F12 प्लस F13। सिंपल, मतलब चार्ज मान लो कहीं पर भी रखे हुए हैं तो वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे, पर किसी एक चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई होना है वो सारे के द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके वेक्टर सम के इक्वल, है ना। और कोई चार्ज यहां पर ला दें तो भी उस पर फोर्स अप्लाई करेगा, पर इनके द्वारा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो लगता ही रहेगा। मतलब किसी चार्ज पर जो अदर चार्ज है वो उतना ही फोर्स लगाएगा, चाहे उसके आसपास कितने भी फोर्सेस कितने भी चार्जेस क्यों ना हो, है ना। और भी जैसे हो जाए, मान लो यहां पर दो चार्ज हमने लिया तो ऐसा, और होगा तो F14 F15 ऐसा। मतलब ये 2 3, मतलब पहले को छोड़कर पहला खुद पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। कोई भी चार्ज है खुद पर फोर्स तो अप्लाई नहीं करेगा, कोई अपने आप को मारता है क्या, ऐसे करके नहीं मारता,
तो कोई अपने आप को नहीं मारता बंधुओं। तो यहां पर ये ऐसा दूसरे के द्वारा तीसरे चौथे पांचवें जितना भी लेना चाहे यहां पर प्लस F1n आ सकता है। तो मान लो हम इसको ऐसा लिखें तो ये F1 इसका वैल्यू पुट कर दे, मान लो ये 1/4πε0, ये Q1 Q2 अपन R12 का स्क्वायर, यूनिट क्या आ गया यहां पर R, चलो मान लो 2-1 ऐसे, ये अपने अनुसार ले सकते हैं। फोर्स का डायरेक्शन में ऐसा लिखा हुआ है ना, 2-1 दूसरे से पहले की ओर, ठीक है, वो अपने अनुसार ले सकते हो। सेकंड क्या हो जाएगा 1/4πε0, ये Q1 Q3 इसके लिए, ये R13 है ना, इसका डायरेक्शन मान लो है किस तरफ, R31 ऐसे है ना, ऐसे आप रख सकते हो, तीसरे से पहले के डायरेक्शन में है, तीसरे से पहले, ठीक है। तो बाकी जो और टर्म है वो ऐसे ही आते जाएंगे, ठीक है। अब इन सब में क्या कॉमन लग रहा है आप लोग को, 1/4πε0 और क्या कॉमन है, Q1 सब में है। तो यहां पर क्या बचा, Q2/R12 का स्क्वायर R21 प्लस Q3/R13 का स्क्वायर R31 ऐसे। तो ये F1 इक्वल टू Q1/4πε0, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो आप। सिग्मा आई का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, 2 से n तक चला जाएगा, ये Q, ठीक है, QI, आई को 2 रखोगे 3 रखोगे, ये सब टर्म आते जाएगा। जहां पर जो वैल्यू चेंज हो रहा है वहां पर I, यहां पर R1I, यहां पर I1 या 1I भी कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा आप कैसा लेते हो उस डायरेक्शन को। तो ये जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उन सारे फोर्सेस का क्या होगा यहां पर, सम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत सारे है ना, ये फॉर मल्टीपल चार्ज सिस्टम, बहुत सारे चार्ज एक साथ है, इसको वो कहते हैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। मतलब बहुत सारे चार्ज एक साथ आ जाए तो वहां पर किसी एक चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसको हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। क्लियर तो होना ही चाहिए, इतना डिटेल बता रहे हैं आप, इसका स्टडी करेंगे, इसके पीडीएफ को स्टडी करेंगे, बुक से स्टडी करेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये तो हुआ गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स लॉ, गॉस बार बार आ रहा है, आगे आएगा इसी चैप्टर में आएगा गॉस क्या होता है ना, वो भी। इसमें थोड़ा सा हम डाइलेक्ट्रिक को देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसको K से डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन R, ठीक है। मतलब ये एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, यहां से एप्सिलॉन R इक्वल लिखेंगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 मीन्स क्या हो गया है ना, ये यही हमारा K है, K लिखेंगे तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे,
तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे दो चार्ज यहां पर है, ये इसको Q1 और Q2 है। वैक्यूम में फोर्स को क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। फॉर एनी अदर मीडियम क्या लिखेंगे, F = 1/4πε0 K भी आएगा इसमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये F और इसको F डैश, ये वैक्यूम के लिए है और ये किसी मीडियम के लिए। तो अब यहां पर F/F डैश निकालें। F/F डैश निकालना मतलब इसको इससे डिवाइड करना। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको इससे डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, K बचेगा। और K कैसे बचेगा, ऐसे ऊपर आ जाएगा। तो यहां से K = लिखें तो ऐसा F/F डैश। तो एक और डिफिनेशन है यहां पर हम K के लिए दे सकते हैं। K के लिए एक और डिफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एनी अदर मीडियम का रेशियो क्या होगा, K। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, K का जो वैल्यू है वो मोर देन क्या होता है, 1। K का वैल्यू यहां पर मोर देन 1। कोई भी मटेरियल की बात करें, कोई भी मीडियम की बात करें, एयर है ना, वैक्यूम को छोड़कर, वैक्यूम के लिए है ना, वैक्यूम के लिए K = क्या होगा, 1। एयर की बात करें, एयर के लिए K का वैल्यू यहां पर 1.0000 कुछ और यहां पर होगा 1.000536, इतना लगभग, वेरी स्मॉल। इसलिए एयर के लिए या और कुछ गैसेस की बात करें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ गैसेस लें तो इनका वैल्यू भी लगभग 1.00, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक लगभग उसमें 0 आता है, फिर कोई नंबर बमुश्किल से आता है। तो एयर के लिए K का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 लिया जाता है, या 1 हम लेकर चलते हैं, पर उसका मतलब वो 1 नहीं है। क्लियर है ना। और भी बहुत सारे मटेरियल का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपके बुक में, आप उसको देख सकते हो कितना कितना होता है। वाटर के लिए लगभग 80 के आसपास होता है, 80 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, फॉर मेटल K का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछा जाता है। K का वैल्यू इनफाइनाइट मतलब जो कंडक्टर होता है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें है ना, हम दो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस मलवार, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का m है, इसका mp है। इनके बीच कंपेयर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग 11th क्लास में पढ़े, पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्या है। इसका फार्मूला यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कितना फोर्स अप्लाई होगा, इसको हम कंपेयर करेंगे।
फॉर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 मतलब ये 9 × 10⁹, ये हो जाएगा Q1 Q2, मतलब ये QE, और क्या लिख सकते हैं QP लिख लो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनके बीच का सेपरेशन है यहाँ पर R²। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, G(M)(E)(MP) अपान क्या R², है ना। G का वैल्यू भी पुट करेंगे तो इसको मैं एक फार्मूला में लिख दूं, जैसे Fe = 9 × 10⁹, है ना। हम यहां पर इनका कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करना मतलब Fe/Fg का वैल्यू, है ना। Fe और Fg का वैल्यू हम यहां पर देखेंगे क्या होगा। Fg ये 9 × 10⁹ ऐसे हो जाएगा, और G Me × MP, ये R² दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करता है, अनुमान लगा कर रखो कितना आएगा, 9 × 10⁹ QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये Q, तो ये भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है -19, ओके। अब G का वैल्यू यहां पर होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन इससे लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है उसका मास, इस 6.27 × मास ऑफ, सॉरी 1.67 होगा, क्या थोड़ा भूल से जाता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। ये सारे वैल्यू हमने पुट कर दिए हैं। अब मैं ही सॉल्व करूं ऐसा थोड़ी ना है, आप लोग सॉल्व कीजिए, और इनका वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 10 के पावर में कितना आता है, ये आपको निकालना है ना। ये किसके लिए है ना, ये सब 10 के पावर, ये है ना, सबको निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। ये नीचे का मैं चलो थोड़ा सा 10 की पावर बस को सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी ये 10⁻999 कितना हो जाएगा, 10⁻29, यहाँ पर ये सब माइनस में, ये कितना हो जाएगा 42 और 27, 42 और 27 कितना हो जाएगा 79, ठीक है। 69 होगा क्या, माइनस में मतलब ये लगभग 10⁻40 के आसपास, बट बाकी सबको भी लेते हैं तो ये जो इसका एग्जैक्ट वैल्यू यहां पर लिया हुआ है 2.27 × 10⁻39, मतलब Fe/Fg का वैल्यू, है ना। Fe/Fg का वैल्यू यहां पर इतना, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स तो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वेरी वीक फोर्स होता है, बहुत कम लगता है,
तो यहां से क्या पता चलता है, एफ ई इक्वल टू 2.27 इंटू 10⁻39 इंटू एफ जी। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का लगभग इतना मल्टीप्लाई 10⁻39 या 10⁻40 के ऑर्डर में। ठीक है, तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। आप उसको इसका पूरा जो बुक में जो जितना भी दिया हुआ पूरा डिटेल पढ़े, अच्छे से समझे, नोट्स बनाए, और क्या क्या डाउट है, कहाँ पर समझ में नहीं आया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।